बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ना क्वेश्चन था, ये पिछले लेक्चर में भी थे लेकिन उधर ना डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जब क्वेश्चन कहा जाएगा ना कि जी आपने ये शो करवाना है, देखिए एग्जांपल में लिखता है कि चेक वेदर द लिमिट एट 0 0 एग्जिस्ट और नॉट द फंक्शन, ठीक है। या इसकी ना स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है कि जी शो डैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपने ये शो करवाना है कि इस की ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। वैसे भी देखें, क्योंकि जब हम एक्स वाई 0 0 लिखा हो ना, जब हम इधर एक्स वाई की जगह 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, तो ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म, सही है। तो हमने 0/0 फॉर्म को ना ख़त्म करना होता है, तो बेसिकली उसमें तो ये सेंस था। लेकिन इसमें एक इसका रूल है, ये ना 3 बातें आपने ना याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस किस्म का ना क्वेश्चन एक लाजमी आना है आपको पेपर में ना, कि उसने कहना है कि जी शो करें कि जी लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि 0 0 लगाएंगे, सीधा सीधा लिमिट पुट करेंगे, ये तो आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अच्छा, इसके लिए 3 बातें ना आपने याद रखनी, ये तीनों पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। ये कह रहा है जी अलोंग एक्स एक्सिस, आपने ना जब इसकी लिमिट हमने ये शो करवाना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट ना हम 3 पॉइंट के ऊपर हमने चेक करनी होती है। एक हमने चेक करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक हमने चेक करनी है वाई एक्सिस के ऊपर, एक हमने चेक करनी है ऑन द लाइन, मतलब कि ग्राफ होता है ना जैसे, उसके ऊपर ये ग्राफिकली है थोड़ा सा, कि हमने एक लिमिट को चेक करना होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर, और एक जो लाइन है जिसमें y = x होगा उसके ऊपर। कोई भी सवाल आ जाए, मतलब इस किस्म का कोई भी सवाल आ जाए, उसकी स्टेटमेंट ऐसे हो सकती है कि जी शो डैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने यही 3 काम करने, और इतना ही आसान काम है। देखें ज़रा, सबसे पहले आपने देखो उसने लिखा भी हुआ है कि जी सबसे पहले कहता है हम कैलकुलेट करेंगे जी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब आपको पता है कि जब अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो लॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, y 0 होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, देखें कि x व 0 लिख दिया, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x ही रहने दिया, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 कर दिया, देखें 0 कर दिया, और ये x² से x² कट गया, और लिमिट का जवाब कितना आ गया, 1 और 1 जवाब आ गया। फिर हमने चेक कीजिए लिमिट इसका अलोंग द y एक्सिस, तो आपको पता है कि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, मतलब अगर x एक्सिस होगी उस पर y 0 है, अगर y एक्सिस होगी तो उस पर x 0 होता है। तो आपने क्या करना है अब इसमें कि जहाँ जहाँ पे अब, क्योंकि 0 हमने लिया वो एक्स वाई एक्सिस है तो x 0 लेना है, तो ये उसने लिख दिया ऐसे कि 0 × y। तो अब जहाँ जहाँ पे फंक्शन में y है तो वहाँ पे क्या आ जाना, y रह जाना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ जाना, 0 आ गया, 0/0, इसका जवाब ये आ गया 0। अब तीसरी जो हमने चेक करनी है अलोंग y = x, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने x लगा दिया, तो देखिए f(x)। अब ये फंक्शन था, अब जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे हमने x लगा दिया, y सिर्फ इधर ही था y का स्क्वायर, तो y = x है तो y की जगह पे x लगा दिया, ये बन गया, ये 2x² आ गया, तो ये x² से x² कट गया, तो ये आ गया 1/2। अच्छा, बेसिकली ये 3 काम आपने करने, कोई भी क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है कि जब उसका जो जवाब आए ना वो यूनिक हो, एक ही वैल्यू, मतलब ऐसे ना हो। अब हमने क्या किया कि हमने इन 3 के पॉइंट्स के ऊपर चेक किया। बेसिकली ये लिमिट एग्जिस्ट तब करनी थी जब हमने ये 3 एक्सिस के ऊपर ये चेक किया, तीनों पॉइंट के ऊपर सबका जवाब सेम आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है 1, वाई के ऊपर आ रहा है 0, और अलोंग द लाइन आ रहा है 1/2। इसका मतलब तीनों पे वैल्यू डिफरेंट आ रही। तो ये देखें, यही उसने लिखा हुआ इधर भी कि जी इट मीन्स दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ along different paths, thus the function cannot be continuous and not that the function is defined। मतलब कि ये तो कंटिन्यूटी की ना, ये बात आपको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या कर रहा है। फिलहाल सिंपल आपने ये समझना है कि जी इसकी जो हमने लिमिट जो है ना वो क्या करना है, कैसे हमने ये शो करवाना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब ज़रा देखें कि आपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब में ये 3 बातें याद रख लेंगे। ये इसको बोलते हैं डिफरेंट पाथ के लिमिट्स। देखें ना, लिमिट के डिफरेंट पाथ्स हैं कि हमें एक एक्सिस लिमिट दे दी है, अब उसके डिफरेंट पाथ्स है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक लॉन्ग y = x है। अगर तो ये तीनों पाथ के ऊपर जवाब सेम आएगा फिर हमने कहना लिमिट एग्जिस्ट करके ही, लेकिन अगर इन तीनों डिफरेंट पाथ के ऊपर डिफरेंट जवाब आएंगे तो इसका मतलब ये तो लिमिट यूनिक ही नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब इसका ना एक और भी क्वेश्चन था, ये पिछले लेक्चर में मैंने उधर खुद ही नहीं डिस्कस किया, मैंने कहा पहले ये चीज़ हो जाए। अब ये देखें ज़रा, ये वाला जो सवाल है, अब ये वाला इसने तो इसमें ये पोलर में चेंज करके किया हुआ है ना,
आप इसको पोलर में चेंज करने के बजाय डायरेक्ट ये है ना, आप इसको भी वैसे वही मेथड लगा दें इसके भी, कि जी पहले आप इसकी लिमिट चेक कर ले लॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर लॉन्ग वाई एक्सिस, फिर लॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जब तीनों पे जवाब डिफरेंट आने तो आपने कह देना कि जी तीनों पे जवाब डिफरेंट आ रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब ऊपर भी ना इसकी एग्जाम्पलें दी हुई हैं, मैं और दिखाता हूँ। ये ज़रा देखें, ये भी उसने की हुई, ये वाली एग्जाम्पल है, इसका भी उसने कहना जी चेक करेंगे जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस, फिर लॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स। तीनों पाथ के ऊपर चाहिए, ये आपने खुद ही ना इनको उसी मेथड से ना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक तो ये नई चीज़ थी। अब इसके अंदर नई और चीज़ क्या आ रही है, ये जो मेन टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है जी। फंक्शन कंटिन्यूस को चेक करना है। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, ठीक है, ये दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का बात याद रखनी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब तीन कंडीशन उसकी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ये मैंने इधर लिखी हुई है। पहली कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज डिफाइंड। इसका मतलब पता क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है आपने इसको फंक्शन में पुट कर देना, आपका कोई ना कोई जवाब आना चाहिए, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, इन्फिनिटी यानी आना चाहिए, क्योंकि जब इन्फिनिटी आएगा तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो पहली कंडीशन तो ये। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या है जी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है कि पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, फिर राइट हैंड निकालनी, दोनों अगर बराबर आ जाएगी तो आपने कहना लिमिट एग्जिस्ट कर गई। या लेफ्ट और राइट वाला चक्कर नहीं है, सीधी सीधी आपने ये लिमिट लेनी है फंक्शन की, जैसे ऊपर था, अगर तो इसका जवाब आ गया, ठीक है, यूनिक, तो फिर हमने कहना लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। जैसे ऊपर अभी मैंने एग्जांपल बताई, अगर डिफरेंट आएंगे तो फिर आपने कहना लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। इनमें से एक भी कंडीशन है ना सेटिस्फाई करे तो हमने कह देना कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं। तीसरी कंडीशन में जस्ट आपने देखना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है, फ़र्ज करे फंक्शन की वैल्यू आई है 5, तो जो लिमिट एग्जिस्ट की है इसका जवाब ही आया 5, तो फिर तीसरा कंडीशन हमने जस्ट देखना ही होता है कि ये फंक्शन की वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू, अगर तो ये दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि जी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, लिमिट अब याद रखना है कि लिमिट हमेशा तब ही एग्जिस्ट करेगी जब उसकी वैल्यू, उसका जवाब यूनिक एक ही आएगा। पिछली जो एग्जांपल मैंने बताई उसमें था कि हमने शो ही यही करवाना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमने डिफरेंट पाथ लिए तो देखा था सब पे आंसर डिफरेंट आ रहा, तो हमने कह दिया कि आंसर ही नहीं सेम आ रहा, तो लिहाजा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर सब पे सेम आ जाता तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ये उसने थोड़ा सा वही हिंट दिए हैं जो मैंने आपको बताए, एग्जांपल उसने ली हुई है। ठीक है, लेकिन इसको आप देख लेना, मेन कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने बता दी है, तो वही डेफिनेशन है, इस थ्योरी को पढ़ लेना। अब नेक्स्ट ना उसकी एग्जांपल ही है आपको ना फंक्शन दिया हो ना, उसने कहना है जी चेक करो कि जी ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। आपने उसकी 3 कंडीशनें चेक करनी, जैसे ये वाला फंक्शन है, हाँ ये मैंने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की। अब ये वाला उसने फंक्शन दे दिए, बेसिकली वो कह रहा है कि जी इसको चेक करो कि जी ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, सही है। तो हमने पहले तो चेक किया, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे वो कोई ना कोई जवाब आ गया। दूसरी हमने इसकी लिमिट करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, लेकिन जब हमने इसकी लिमिट हल की, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, तो उसने कह दिया कि जी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, डिफरेंट बात आ रही है, ठीक हो गया। फिर दूसरा कह रहा है 10 द फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस, समझ आएगी नहीं बात की। ऊपर जैसे मैंने कहा था कि अगर फंक्शन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमने कहना फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो क्या लिख दिया, एंड आल्सो नोट दैट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 0 0, मतलब कि कह रहा है कि वो जो पॉइंट 0 0 भी पुट करेंगे ना उस पर भी डिफाइन नहीं होगी। तो एंड हैंस इट डज नॉट सेटिस्फाई 2 कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी, ठीक हो गया। बस देखा ना, जब हम इस पर पॉइंट भी पुट करेंगे 0 0, पहला कंडीशन कंटिन्यूस की ये होती है, 0 0 लगाएंगे वो 0 फॉर्म आ जाएगा, वो भी सही नहीं है, उधर से गलत होगी। फिर दूसरी जब हमने इसकी लिमिट शुरू की हल करना, तो लिमिट भी क्या आ गई, लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं की, तो इसका मतलब कंडीशन दोनों नहीं सेटिस्फाई हुई। तीसरी कंडीशन को तो वैसे बराबर रखना होता है, तो हम इधर से कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर क्या होगा, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब ये ज़रा देखें, ये वाली उसने एग्जांपल दे दी हुई है। अब ये कह रहा है कि जी चेक करें इस फंक्शन को कंटिन्यूस है कि नहीं है। पहले तो क्या किया, कहता है जी फर्स्ट वी नोट दैट द फंक्शन डिफाइन ऑन द पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, द फंक्शन वैल्यूड 0 0, नेक्स्ट वी फाइंड द लिमिट। अच्छा, पहले तो कह रहा है कि जी जो पॉइंट हमने जिस पे चेक करना है वो 0 0 है, तो इस पे तो देखो हमारे पास कोई ना कोई जवाब आ रहा है,
सेटिस्फाई हो गया। अब हमने बेसिकली इसकी करनी है जी लिमिट, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। तो ये थ्योरम कह रहा है, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि साइन एक्स ओवर एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 के। तो बेसिकली इस थ्योरम को हम याद ऐसे रखते हैं कि जो साइन के साथ इधर एंगल है वही चीज़ नीचे आनी चाहिए। फिर हम कहते हैं देखें कि साइन के साथ जो भी एंगल है वही नीचे आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इधर भी ये थ्योरम बन रहा है बेसिकली। तो ये उसने थोड़ा सा देखें डिस्कस भी किया हुआ है, ये इस पर लिमिट लगा दिया, ये उस थ्योरम के मुताबिक ये सारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब कि हमारी लिमिट भी इसमें सेटिस्फाई होगी, पॉइंट पे भी वाली आ रही है, मतलब दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई है। तो फिर हम कह देते हैं कि जी हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, 3 कंडीशनें याद रखनी है। तीसरी कंडीशन जस्ट हमने देखना होता है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या सेम आ रही है। तो इसमें हमने देखा कि तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिमिट की वैल्यू तो आ गई 1, वो मैंने बता दिया कि इस पर थ्योरम लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला। लिमिट की वैल्यू आ गई 1, लेकिन जो पॉइंट्स की वैल्यू 0 0 पे वो इधर से हमें पता चल रही कि 0 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा 1। तो देखिए ये पॉइंट पुट करने से वो भी जवाब 1 1 आ रहा है, और लिमिट का जो हल किया लिमिट का जवाब भी 1 आ रहा है। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, तीसरी क्या थी कि दोनों को बराबर आना चाहिए। देखें लिमिट का जवाब भी 1 आया, पॉइंट पे भी 1 आ रहा है, तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई। तो लिहाजा हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब यही उसने कंटिन्यूस को लिख दिया। ये तो उसकी ना 3 टाइप्स हैं कि अगर 3 फंक्शन हो तो बस क्या होना है, बेसिक डेफिनेशन तो वही रहनी है कि जी फंक्शन बस 3 आ जाने, कि तीनों पे डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लिमिट की जो वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये उसने एग्जांपल ली है, कहते जिसको चेक करो ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अच्छा, अब ये उसने कह दिया कि जी ऑल द गिवन फंक्शन डोंट डिफाइंड ऑन द सराउंडिंग। मतलब इसका मतलब पता क्या कि ये वाली वैल्यू जो है ना ये कंटिन्यूस नहीं है। उसने कहा इसको चेक करो। अच्छा, अब ये क्यों नहीं है कंटिन्यूस, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो रही वैल्यू के ऊपर। देखें ज़रा, हम ये जो नीचे वाला ये सारा है, मैंने कहा था इसको आपने ना बराबर 0 के रख लेना। इसको जब मैं बराबर 0 रखूँगा, एक्स के जमा के -1 इक्वल टू 0, इधर से मेरे पास आ जाएगा एक्स के जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखें जब एक्स के जमा वाई स्क्वायर की जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1 -1 नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट्स के ऊपर ही डिफाइन नहीं हो रहा, पहली कंडीशन इस पर गलत होगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, फिर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये कंटिन्यूस फंक्शन के उसने ये देखे हमें कॉम्पोजिशन के, इसको ज़रा आप देख लेना, प्रोडक्ट के हैं। मतलब ये जो थ्योरी ये सारी लिखी होती है ना, ये सारी काम की नहीं होती, इसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमने इनको कैच करना होता है। ये उसने ग्राफिकली बताया हुआ कि फंक्शन इस रीजन पे कंटिन्यूज है। ये y-x का ग्राफ बनाया है, ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब नया एक टॉपिक आ गया जी हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव। वो काम हमारा ख़त्म हो गया कि जी लिमिट्स को हमने चेक करना है। अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको ना एक लिमिट दी होगी और उसने कहा होना कि जी शो करवाएं कि जी लिमिट जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट है, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपने क्या करना है, आपने अलॉन्ग द वो तीनों पाथ के ऊपर देखना है, वैल्यू डिफरेंट आएंगी, आपने लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। फिर दूसरा सवाल बनता है कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, आपने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसके लिए 3 कंडीशन है जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस की, वो आपने चेक कर लेनी। अच्छा जी, नया टॉपिक आ गया जी पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव वही है, डेरिवेटिव ही है, लेकिन इसका ये होता है कि इसमें जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसी को हमने लेना होता है। ये ज़रा देखें, ये एफ़ के नीचे एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने फंक्शन जो पूरा है लेकिन उसके अंदर जो हमने डेरिवेटिव लेना है सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, इसको कहते हैं पार्शियली, मतलब आधा डेरिवेटिव। जब ये लिखने का तरीका होता है, एफ़ के नीचे छोटा सा एक्स लिख दिया ना, ये तरीका होता है पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने का। अब ये एफ वाई, ये भी है वाई के रिस्पेक्ट है। डेरिवेटिव वही है जो पहले वाला था, लेकिन जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होगा ये ज़रा देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब ये फंक्शन दे दिया उसने, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब कह रहा है कि जी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, कहता है जी पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट पॉइंट 1 1। ये तो बात की बात है, हमने पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेने, फिर जो भी जवाब आए उसमें हमने ना ये पॉइंट पुट कर देना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें पार्शियल डेरिवेटिव लेना किससे, ये फंक्शन है, अब आपने लेना है एक्स के रिस्पेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने एक्स के रिस्पेक्ट लेना है ना फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक्स वाला फंक्शन आपने डील करना है, बाकी जो भी फंक्शन होना है वो कांस्टेंट होना है। अब ज़रा देखें इस पूरी टर्म के अंदर
ये पूरी टर्म है 2x³ वाई का स्केयर। जब हमने इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके अंदर ये दोनों तो कांस्टेंट बाहर आ जाने, 2 भी बाहर आ जाना, y का स्केयर भी कांस्टेंट बाहर आ जाना। तो x³ का सिर्फ डेरिवेटिव लेना है आपने। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लग जाएगा। ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से कम कर देंगे। ये 3 जो शुरू में आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। इसकी पावर एक कम की 3 की, वो 2 होगी। तो देखिए 6x² y² आ गई। मतलब ये बनना है कि उस टर्म में से जिसके रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बाकी जो भी उसके साथ होगा वो कांस्टेंट होना है, वो आपने बाहर ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाली मेरे पास टर्म आ रही थी 2y। तो देखिए इस पूरी 2y के अंदर, इस टर्म के अंदर तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके अंदर तो ये साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं ना, उसमें पढ़ा होगा आपने कि जब डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये आ गया प्लस 4x है, तो इसमें भी 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो 4 आ गया। ठीक हो गया। अब इसी फंक्शन का हमने लेना है y के रिस्पेक्ट। तो ध्यान से ज़रा देखें, जब मैंने y के रिस्पेक्ट लेना है, अच्छा इस पार्शियल डेरिवेटिव को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी स्टाइल है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x है ना, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन लिख के इसके नीचे छोटा सा z डाल दें, तो उसका मतलब यही होता है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x। अब ये जो fy है ना, fy, इसका मतलब यही होता है कि जी पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ठीक है, मतलब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये पार्शियल z लिखा है, ये भी तरीका, ये एक ही स्टाइल है, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने के ये 2 तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा जब y के रिस्पेक्ट लेना है, देखिए ज़रा, अब इस पूरे फंक्शन के अंदर हमने लेना y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो ये 2 और x³ साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 और x³ वैसे बाहर आ जाने, कांस्टेंट हो गए। y² का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 शुरू में आएगा, 2 में से कम कर देंगे, 2 शुरू में आएगा तो 2 2 4 हो गया। ये देखिए 4x³ y की पावर 2 में से कम किया तो ये y रह गया। अब इधर आ जाए 2y, जब इसका y के रिस्पेक्ट लेना है तो 2 बाहर आ गया, y का 1 हो गया तो 2 ही आ गया। अब प्लस 4x, इस पूरे फंक्शन के अंदर y है ही नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। ये आ गया। फिर उसने कहा हुआ था कि जी पॉइंट के ऊपर चेक करें, वैल्यू भी मालूम करनी। फिर सिंपल है कि ये जो आपने fx लिया इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दे 1 2। 1 2 का क्या मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y वहाँ पे 2, ये भी ऐसे कर दे। अब नेक्स्ट भी आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, इंतहाई आसान है। अगर आपको पिछले वाला डेरिवेटिव आता है ना, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में आपको मसला नहीं कोई भी बनेगा। अब ये ज़रा देखें, इसका भी उसने क्या हुआ है, ये z दे दिया और हमें कहा जी पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू z और x और y के। अब ज़रा देखें, ये z है। अब जब मैंने इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है इस पूरे फंक्शन का, तो देखें ये 4 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, तो ये तो हो गया 8x। ठीक हो गया। फिर माइनस, अब ये ज़रा देखें -2y, इस पूरी टर्म के अंदर x है ही नहीं, तो ये सारी टर्म का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट आ जाओ प्लस, अब देखिए ये 7 और y की पावर 5, आपने ऐसे इसको याद रखना है, ये दोनों है कांस्टेंट क्योंकि हम x के हिसाब से ले रहे हैं। तो 7 और y की पावर 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x की पावर 4 का डेरिवेटिव हल कर लो। x की पावर 4 पे लग जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव कि 4 पावर शुरू में पावर में से कम। देखिए 4 पावर जब शुरू में आनी वो 7 4 कितने हो जाने 28, तो y पावर x में से कम कर दो 4, तो वो 3 आ गया। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब जब y के रिस्पेक्ट लेना है, देखना ज़रा, पहली टर्म में y है ही नहीं, तो ये सारे का डेरिवेटिव 0 हो गया। दूसरी टर्म में y है तो y 1 हो गया, सिर्फ -2 आ जाएगा। तीसरी टर्म में भी 7 और x², ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। y की पावर 5 है, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो क्या आएगा, 5 शुरू में आ गया, 5 में से कम कर देंगे, तो 5 शुरू में आ गया तो 7 5 35 हो गया, इसमें से कम किया y की पावर 5, y की 4। ठीक है, ये सिंपल वही डेरिवेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टाइल ना लग गया पार्शियल डेरिवेटिव का। अब इसी तरीके से ये वाला भी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इसका भी आप ये आपने खुद ही एग्जाम्पल कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो ये वाला sin² y ये कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाना, सिर्फ x² का डेरिवेटिव 2x आ जाना। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट लेना है तो ये x² कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाना, इसका डेरिवेटिव ले हो जाना। कैसे लेंगे, ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो sin y वैसे लिखा जाएगा, sin y का डेरिवेटिव कितना होता है cos y, तो देखो 2 sin y cos y बन गया। ठीक है, फिर ये पूरा फार्मूला होता है कि 2 sin y cos y, ये सारा फार्मूला बराबर होता है sin 2y के, तो ये क्लोज कर दिया उसको। ठीक है, अब ये लोगार्थम वाला ये भी आप ऐसे कर सकती हैं। देखें सबसे पहले उसने क्या किया, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेना था उसने लोगार्थम की ना प्रॉपर्टी लगा दी है
लोगारिथम की प्रॉपर्टी होती है, अगर डिवाइड में होना तो हम उसको माइनस में लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर लोगारिथम का डेरिवेटिव आपको पता है log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो ये log x था, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अब चूंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो इसके एंगल में से सिर्फ x स्क्वायर वाले का डेरिवेटिव लेना है, x स्क्वायर का आ गया 2x, तो ये log x है, log x का ये भी होगा 1/x। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरीके से ये y वाला भी आ जाएगा। ये एग्जांपल आपने खुद ही अब बाय हैंड ना सोल्व करनी है, अगर किसी में कोई मसला बना तो आपने मुझसे पूछना है। ये वाली एग्जांपल भी देख लें, ये भी आपने करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव वाली है। देखें x के रिस्पेक्ट लेंगे तो x चूँकि देखें x की पावर 4 एक ये है, एक साइन x y क्यूब, ये दोनों फंक्शन में x आ रहा है, तो इस सूरत में हमने दोनों पे पता क्या लगाना है, प्रोडक्ट टूल लगा देना कि जी पहला फंक्शन वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, फिर जमा ये वैसे डेरिवेटिव पहले का, तो ये करके हल कर देना। तो ये आपने सारी ये एग्जांपल 8 भी देखनी है, अगर किसी जगह से ना पता चला तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये एग्जांपल नंबर 9 भी ऐसे ही है, ये 10 भी आपने देख लेनी है, ठीक है। तो इधर तक हमारा ये काम ना वाइंड अप हो गया, ठीक है जी। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इंतहाई आसान है, ये एग्जांपल्स आपने करनी है सारी अच्छे तरीके से। अगर किसी भी एग्जांपल में कोई मसला बने तो आपने मुझसे फ़ौरन पूछना है। अगर डेरिवेटिव के रूल्स का नहीं पता तो वो भी आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको डेरिवेटिव के रूल्स भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। वैसे तो हम वो पहले पढ़ चुके हैं, तो वो अगर आते हैं तो फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव का तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है जी। ओके जी।